वेलकम बैक टू सेकंड लेक्चर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी few इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक होती हैं। तो मैं एक क्वांटिटी बोलूँगा, ठीक है, और आपको अपने आप डायमेंशन फाइंड करनी है। तो आपको वीडियो पॉज करते रहना है। मैं क्वांटिटी बोलूँगा, आप डायमेंशन फाइंड करते रहेंगे और फिर इसको चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज़ तो आपको पता होंगी एंड सम आर अननोन। तो जो अननोन है वो इस मोमेंट पे आपको रट लेनी है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है डायमेंशंस में वो उन क्वांटिटीज़ से भी आ जाता है जिन क्वांटिटीज़ को आप बाद में पढ़ने वाले हो। तो बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ आएंगी जिसको हम 11th के लास्ट में पढ़ेंगे या मे बी हम लोग 12th में पढ़ें। ठीक है, लेकिन उन बेसिक क्वांटिटीज़ के आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे और उनको आपको थोड़ा मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, तो पहले सबसे इजी वाली देखेंगे और ग्रेजुअली फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो डायमेंशंस एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती थी उनकी पावर्स, है ना। और कौन सी पावर्स? टू एक्सप्रेस ए डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करते हैं तो जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। ओके, तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वी हैव एरिया। अब मैंने एरिया बोला, नाउ यू हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। एरिया की हमको डायमेंशन निकालनी है। तो आपको जिसकी डायमेंशन निकालनी होती है आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला सोचना है। और देखिए, आप कोई भी फॉर्मूला सोचेंगे हर तरफ से डायमेंशन सेम आएगी। आप किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे सबसे इजी फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए एंड दैट इज़ लेंथ इंटू विड्थ ऑफ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ एल और विड्थ भी क्या होती है? ये भी लेंथ होती है। तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, दिस इज एरिया। ठीक है, आप पाई आर स्क्वायर भी यूज़ कर सकते थे। एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं, पाई इज ए नंबर विच इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो वी हैव आर स्क्वायर बेसिकली, एंड व्हाट इज आर? आर इज रेडियस विच इज़ लेंथ, तो वी हैव एल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फ्रीडम है, आप कोई भी फॉर्मूला चूज़ कर सकते हैं और हर बार में आपकी जो डायमेंशंस आएंगी वो सेम आएंगी। नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम। आप ऐसे आंसर दे सकते हो, जस्ट अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया ना तो मैं लिखने से पहले आप आंसर दे सकते हो। एल बी एच, ये क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है। एल बी एच लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। लेंथ, विड्थ और हाइट, ऑल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट लेंथ। एल इंटू एल इंटू एल, वी हैव एल क्यूब। या फिर आपको क्यूब का फॉर्मूला याद होगा, ए क्यूब। व्हाट इज़ ए? एज लेंथ, मतलब एक साइड की लेंथ। तो वी हैव एल क्यूब। तो यहाँ से भी एल क्यूब आ गया। ठीक है, देन वी हैव वर्क। व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, फोर्स आप याद कर लिए यार, फोर्स तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए फोर्स को ब्रेक कर लेते हैं। मास इनटू एक्सेलेरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास के लिए वी हैव एम। एक्सेलेरेशन क्या होता है? आप इसकी यूनिट सोचिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए लेंथ हो गया और सेकंड स्क्वायर के लिए टाइम हो गया, इनटू डी जिस एल, वी हैव एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। आपको वीडियो पॉज कर देना, मैंने वर्क बोला, आप पॉज करिए और आंसर निकालिए उसका। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज़ गिवन बाय वर्क अपॉन टाइम। वर्क की हम डायमेंशन निकाल चुके हैं। वी हैव एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम इज टी। ऊपर जाएगा, यू विल गेट एम एल स्क्वायर एंड टी माइनस 3, दिस इज पावर। देन वी हैव मोमेंटम। वी हैव मोमेंटम। कॉपी पेन लेके साथ बैठिए तभी आपको कुछ समझ में आएंगी चीज़ें। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। इन प्लेस ऑफ मास we have m, in place of velocity lt minus 1, so this is mlt minus 1। velocity भी आप याद कर लीजिए, lt minus 1। then we have density,
what is density? Mass upon volume. We have m, and place of volume we have L cube. So this is m L minus 3. Okay. Next we have pressure. डायमेंशन निकालने को नहीं आती, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और बनता है, आप ये मत सोचना कि डायमेंशन पे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत बेसिक सी बातें हो रही हैं, है ना। तो आप अभी लर्न कर रहे हैं हाउ टू फाइंड डायमेंशंस। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स? फोर्स देखिए हमने पीछे निकाला है अभी, चलिए हमने पहले इससे जस्ट पहले लेक्चर निकाला था फोर्स, नहीं यहाँ भी तो हमने निकाला था फोर्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है m, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है LT-2 अपॉन एरिया। एरिया इज L स्क्वायर। सो वी हैव m, ये L ऊपर जाके -2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये L की पावर 1 है, तो ml-1 एंड T-2, दिस इज प्रेशर। देन वी हैव काइनेटिक एनर्जी। We have kinetic energy. What is kinetic energy? आप फॉर्मूला याद करिए, हाफ mv स्क्वायर। नंबर इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। इन प्लेस ऑफ मास वी हैव m, इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी वी हैव LT-1, और जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट m L स्क्वायर एंड T-2, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। Next we have potential energy, which is mgh. Mass we have m. Gravity, ग्रेविटी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो इसकी एक्सेलरेशन की आएगी वही इसकी भी आएगी, ग्रेविटी की भी, क्योंकि ये भी तो एक्सेलरेशन होता है। किसका एक्सेलरेशन? आपकी ग्रेविटी का। आप किसी भी मैंने आपको बोला ना कि अगर क्वांटिटी आपकी सेम है, वो कैसे भी निकालें आप, तो उसकी डायमेंशन सेम आएंगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी which is LT-2 meter per second square into h, which is height, and for height we have height और radius तो सब L होगा ना, we have m L square T-2। तो देखिए आप, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर सेम। इन फैक्ट आप एनर्जी को कहीं से भी निकालेंगे, यू विल गेट सेम डायमेंशंस, ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक क्वांटिटी होती है, उसके नेम डिफरेंट हो सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, बहुत तरह की एनर्जीज होती हैं, बट उन सबकी डायमेंशन सेम आएगी क्योंकि वो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो कहीं से निकालिए आप, देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की डायमेंशन क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं। ओके, तो ये सब तो बेसिक है, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप ही निकाल सकते हैं, है ना। और एक बार वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इतने को आप और एक बार अपने आप करके देखिए और इसको चेक करिए, ठीक है। तो हमारी बेसिक सी डायमेंशंस हो गई, एंड नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट डायमेंशंस, ठीक है। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सारी की सारी आपके लिए न्यू है बिल्कुल, ठीक है। तो अब जो मैं लेक्चर आपको, मतलब आप जो लेक्चर देखने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सारी क्वांटिटीज़ आपके लिए अननोन होंगी, सारी तो नहीं, एक दो आपको पता होंगी। तो आपको भी बहुत क्वांटिटीज़ पे नहीं जाना है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका क्या मीनिंग है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, आपको इन सब पे नहीं जाना है। आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है, और आपका कंसर्न होना चाहिए ओनली टू फाइंड डायमेंशंस, क्या होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या सिग्निफिकेंस होती है, उसको हम धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर्स में वी विल लर्न, ठीक है। तो नाउ वी हैव चार्ज। चार्ज चार्ज क्या होता है? करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, दिस इज चार्ज। करंट वी हैव एम्पियर, A, and for time we have T, this dimension of charge, AT. Then we have potential, जो सेल में पोटेंशियल होता था भाई, पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ करंट, है ना, करंट कब फ्लो करती है? व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो मैं उसी पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, और ये होता है W/Q। जो पोटेंशियल होता है वही EMF होता है ना। दोनों की टाइम, दोनों मतलब दोनों में थोड़ा डिफरेंस है,
बट EMF एंड पोटेंशियल बोथ हैव सेम डायमेंशंस। तो आपको याद होगा कि W/Q होता था, है ना, कि एक यूनिट कोलॉम को घुमाने में सर्किट में, पर यूनिट कोलॉम को घुमाने में जो आपको वर्क करना पड़ता है दैट इज़ EMF, W/Q। व्हाट इज़ W वर्क? अभी हमने वर्क निकाला था यार, चलो फिर से लिख लीजिए आप वर्क, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन राइट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। फोर्स आपको याद होना चाहिए MLT-2। देन वी हैव D। D इज डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, अपॉन चार्ज विच इज़ AT। तो वी हैव ML², ये -2 है ना, ये ऊपर जाके माइनस बन जाएगा, -3 एंड A-1। देखिए यहाँ भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू हैव x⁴ A अपॉन x⁴ B विच मीन्स x⁴ A-B। बहुत छोटी सी बात है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इफ़ यू हैव x⁴ A इंटू x⁴ B विच इज़ x⁴ A+B, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव x⁴ A और इसकी भी पावर B है, देन यू हैव x⁴ AB। इनको आप नोट कर लीजिए, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज पोटेंशियल, ओके। पोटेंशियल हो गया। नेक्स्ट वी हैव रेजिस्टेंस। इन सब क्वांटिटीज़ के बारे में आपको पता है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए? वी हैव ओम्स लॉ, V इज़ IR, R इज़ V/I। V हम लोग निकाल चुके हैं, ये स्कूल में आ जाता है, देखिए दिस पोटेंशियल चार्ज, ये सब स्कूल में आती हैं डायमेंशन निकालने को, वो इजी वाली नहीं आती हैं, ठीक है। पोटेंशियल में निकाल दिए ML² T-3 A-1 अपॉन करंट। तो करंट वी हैव, एक करंट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये ऊपर जाएगा -1 है, ऊपर जाके -1 और आएगा तो -2 बन जाएगा A में। तो ML² T-3, ये ऊपर जाके -1 बनेगा और -1 में -1 ऐड करेगा, यू हैव A-2। दिस इज रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ तक तो हमारी एक क्वांटिटीज़ हो गई और आप इन सबसे फैमिलियर थे, ठीक है। अब जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं उनसे आप फैमिलियर नहीं हो, बट क्योंकि क्वेश्चन बनता है इसलिए आपको करना तो पड़ेगा ही। तो नेक्स्ट वी हैव, फर्स्ट वी हैव स्ट्रेन, इस सब 11th में आएगा। व्हाट इज स्ट्रेन? जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं ना, एक्चुअली ये आएगा इलास्टिसिटी चैप्टर में, दैट इज़ योर 7th चैप्टर। और आपको पता है इलास्टिक बिहेवियर होता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड व्हेन यू रिमूव एक्सटर्नल फोर्सेस इट ट्राइज टू रिगेन इट्स शेप। आपको पता होगा किसी चीज़ को दबाएंगे आप, छोड़ेंगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगी। उन चैप्टर में स्ट्रेन आता है। तो एक वायर है L लेंथ का, इसको मैंने खींच दिया एंड ये स्मॉल L का इसमें चेंज आ गया, दिस इज एक्सटेंशन। ओरिजिनल लेंथ इज L एंड स्मॉल L इज एक्सटेंशन ऑन अप्लाइंग फोर्स F। आपने इसको खींच दिया। तो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब ये थोड़ा आपके लिए काम बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज चेंज इन लेंथ? स्मॉल L। एंड व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ? L। यार चेंज इन लेंथ हुआ तो लेंथ ही ना। चेंज इन लेंथ इज बेसिकली लेंथ जिसकी डायमेंशन क्या होगी? L। और ये ओरिजिनल लेंथ है, इसकी डायमेंशन भी L होगी। तो दिस इज L⁻0। और जब कहीं पे L⁻0 आ जाता है तो हम बोलते हैं दिस इज डायमेंशन लेस। देखिए ये सब जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। जो पावर्स होती हैं दे आर डायमेंशंस एक्चुअली। तो कोई कहता है व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप बोलेंगे कि M में 1 है, L में 2 है, -3 और -2, ठीक है। और सिंपली बोलता है फाइंड इट, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला बोलता है आपसे, तो आप ये बताएंगे। तो L⁻0 आ गया विच मीन्स दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। तो ये पूछ लेता है कि कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ बताइए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देन वी हैव रिलेटिव डेंसिटी। वी हैव रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहता हूँ। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को ना फिजिक्स में
उसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो अगर कोई वाटर से ट्वाइस हैवियर है ना, ट्वाइस हैवियर का मतलब हुआ कि इफ़ यू हैव सेम वॉल्यूम, मतलब आपने कहीं पे एक ग्लास में पानी भर दिया और उसी ग्लास में आपने कोई ऑयल फिल कर दिया, और ऑयल का वेट अगर ट्वाइस आएगा तो रिलेटिव डेंसिटी विल बी ट्वाइस, मतलब ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, DO लिख देता हूँ मैं, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, DW। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, जस्ट DO का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब बताइए ऊपर डेंसिटी आएगा, डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी और डेंसिटी आ गया, तो दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी? चलिए लिख ही लेते हैं। डेंसिटी होती मास अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L क्यूब, दिस इज L-3। ये भी डेंसिटी है, वी हैव ml-3 विच मीन्स M0 एंड L0। कैसी क्वांटिटी हो गई? दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो देखिए ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है, स्ट्रेन एंड रिलेटिव डेंसिटी आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, और इनको हम, रिलेटिव डेंसिटी का एक और नेम होता है, दैट इज़ कॉल्ड, आप नोट्स में लिखते रहिएगा, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी बोथ आर सेम एंड दैट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। तो ये सब नई चीज़ आ रही हैं आपके लिए। एंड देन यू हैव स्ट्रेस। स्ट्रेस से तो आपको पता ही होगा स्ट्रेस क्या होती है, बट फिजिक्स में इसका कोई डिफरेंट मीनिंग होता है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस क्या होता है? जब आप किसी को डिफॉर्म करते हो ना, जैसे आपने किसी को पुल कर लिया ऐसे, तो पुल करने में क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है, एंड दैट फोर्स अपोजेस फर्दर एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे आप किसी को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स डेवलप होता है, तो वो फोर्स जो पर यूनिट एरिया डेवलप होता है, जैसे मैं पेन को खींचूंगा ना, तो यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो जाएगा और फोर्स इसके खींचने का अपोज करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द फोर्स अपॉन एरिया। अब ये कौन सा फोर्स है? फोर्स विच इज डेवलप्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में एक फोर्स आएगा, ठीक है। अब स्ट्रेस पे इतना ही आप समझिए, इसको हम डिस्कस करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे 7th चैप्टर। तो फोर्स अपॉन एरिया बेसिकली दिस इज प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स हमारा होता है mL-T-2 अपॉन एरिया इज L² mL-1T-2। तो देखिए स्ट्रेस एंड प्रेशर बोथ हैव सेम डायमेंशंस, ऐसे याद रखेंगे आप, है ना। आपको स्ट्रेस के बारे में कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि स्ट्रेस एंड प्रेशर बोथ हैव सेम डायमेंशंस, तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ओके। एंड देन वी हैव यंग्स मॉडुलस। देखिए ये भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस में। यंग्स मॉडुलस क्या होता है ना, यंग्स मॉडुलस इज ए बेसिकली कांस्टेंट, है ना, और हर मटेरियल का यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होता है। तो अब यहाँ से इतना समझ लीजिएगा, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि जो जितना हार्ड होगा उसका यंग्स मॉडुलस उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव स्टील एंड रबर, है ना, तो स्टील का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा और रबर का कम होगा, आप इतना समझिए बस। तो जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, चलो मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जिन मटेरियल्स में ना डिफॉर्मेशन कम होता है, जो कॉम्प्रेस नहीं होते हैं, एक्सपैंड नहीं होते हैं, उनका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है, और जिनमें डिफॉर्मेशन हो जाता है इजीली, उनका यंग्स मॉडुलस कम होता है। तो रबर में इजीली डिफॉर्मेशन हो जाता है, दैट्स वाई कि रबर का यंग्स मॉडुलस कम होता है और स्टील का ज़्यादा होता है। ये मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जिस 7th चैप्टर में क्वेश्चन आता है आपके स्कूल में कि वाई स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबर। तो ये मतलब उसको मेज़र करता है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर ये यंग्स मॉडुलस आपने बता दिया है, समझ में नहीं आया। तो आप ये समझिए जितना हार्ड होगा ना, बेसिकली जो जितना डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगा उसका यंग्स मॉडुलस उतना ही ज़्यादा होगा, एंड दिस इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है, विच इज़ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इस पॉइंट पे चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक्चुअली, है ना, क्योंकि आप चीज़ों से बहुत फैमिलियर नहीं होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सारा वर्क। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस तो प्रेशर होता है यार, है ना, तो दिस इज बेसिकली प्रेशर। एंड व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
तो चलिए स्ट्रेस की डायमेंशन लिख लेते हैं. इट इज़ m L-1 and T-2. Upon strain, what is strain? It is a dimensionless quantity, which means m is 0, L is 0 and T is 0. All dimensions are 0. देखिए अभी हमने निकाली था ना स्ट्रेन L0, तो इसको m0 L0 T0 कुछ भी लिख सकते हो, किसी की डायमेंशन नहीं आ रही ना इसमें. तो ये तुम्हारा वही आ गया, ये सब 1 हो जाएगा ना, किसी की पावर 0 1 होती है, किसी की पावर 0 1 होती है. तो नाउ वी हैव m L-1 एंड T-2. तो आपको ऐसे याद रखना है कि प्रेशर, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस ऑल हैव सेम डायमेंशंस. ठीक है. और यंग्स मॉडुलस के साथ मैं एक और ऐड कर देता हूँ, बल्क मॉडुलस. चलिए यहीं लिख देता हूँ मैं. थोड़ा आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना. यंग्स मॉडुलस, then we have bulk modulus. This is for liquids, है ना. कोई लिक्विड कितना कॉम्प्रेस हो रहा है, कितना कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है, सेम सेंस होता है. दिस इज फॉर सॉलिड्स एंड दिस इज फॉर लिक्विड. एंड वी हैव मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. काफ़ी कुछ आपको रटना पड़ेगा. फॉर यंग्स मॉडुलस वी हैव y, फॉर बल्क मॉडुलस वी हैव b, एंड फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी sometimes we use g और ईटा. दिस इज कॉल्ड ईटा. जो n होता है ना, n बनाइए और n को ऐसे नीचे और लंबा सा खींच दीजिए. दिस इज कॉल्ड ईटा. आई गेस इसको हम ETA लिखेंगे, ईटा. ठीक है. तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑल हैव सेम डायमेंशंस. और स्ट्रेस एंड प्रेशर, ऐसे आपको ये सीक्वेंस याद रखना है तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर को तो आप फाइंड ही कर सकते हो. तो प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब एक होते हैं. ठीक है. देखिए डायमेंशन में आपको बताऊँ ना, आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. आपने सारी मेहनत कर ली और इन डायमेंशंस को याद नहीं किया ना, और एक भी क्वेश्चन में डायमेंशन आ गई ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, आपको अफसोस हो जाएगा. ठीक है. आपको लगेगा कि यार डायमेंशन हमें देख लेनी चाहिए थी. तो बाकी बहुत ईजी है ना. अभी आप आगे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा आपको पता चलेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना. लेकिन है बहुत कुछ अगर आपसे डायमेंशन नहीं निकली तो. ठीक है. इसलिए जो मैं बता रहा हूँ, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, तो इनको आपको बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है. ओके. एंड देन वी हैव एंगल. नाउ वी हैव सरफेस टेंशन. ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, सरफेस टेंशन. मैं स्टार लगा देता हूँ. क्या होता है आपके दिमाग में फिर चल रहा होगा, व्हाट इज सरफेस टेंशन. तो मैं आपको बता दूँ ना, जो वाटर होता है ना, वाटर में एक मतलब वाटर का जो बिहेवियर होता है वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है. जो वाटर की टॉप की लेयर होती है ना, इट एक्ट्स लाइक मतलब स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, जैसे पॉलीथीन नहीं होती उसकी तरह काम करती है. तो अभी मैं आपको कोई फिनोमेना तो नहीं बता पाऊँगा इससे रिलेटेड, है ना. तो बस आप ये समझिए कि वाटर सरफेस बिहेव्स लाइक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, और उस प्रॉपर्टी को जो हम मेज़र करते हैं उसको मेज़र करते हैं किससे, सरफेस टेंशन से. थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो सकती थी आपको, समय बोल दिया, बट आपको कोई ज़रूरत नहीं भी पता करने की. हम आगे लर्न करेंगे. चैप्टर है सरफेस टेंशन. फ्लूइड पढ़ेंगे आप ना, तो वहाँ पे पूरा चैप्टर आएगा सरफेस टेंशन. फॉर्मूला देखिए आप, फोर्स अपॉन लेंथ. अभी आपको इस लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू शुड नो दैट सरफेस टेंशन इज़ फोर्स अपॉन लेंथ. क्या होता है ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता अभी. MLT-2, दिस इज़ फोर्स. ओके. अपॉन लेंथ वी हैव L, सो दिस इज़ MT-2. ओके. तो ये आ गया हमारा सरफेस टेंशन. एंड नेक्स्ट वी हैव प्लैंक्स कांस्टेंट. चलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखते हैं पहले. अब देखिए इसमें डबल स्टार लगा रहा हूँ. ठीक है. मतलब ये समझिए कि बिल्कुल ये डबल स्टार वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर JEE नीट एज वेल एज फॉर योर स्कूल एग्जाम्स. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम सुना है आपने? याद करने की कोशिश करिए. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में? ये फोर्स
इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होता है जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से आप देखिए जी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। व्हाट इज एफ? फोर्स mlt-2। आर क्या होता है यहाँ पे? आर होती है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो व्हाट इज आर? आर इज डिस्टेंस एंड फॉर डिस्टेंस वी हैव एल, तो वी एल स्क्वायर। m1 m2 क्या होता है? उनके मासेस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, है ना। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपको याद होगा अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। और न्यूटन ने बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है। तो व्हाट इज m1? मास एंड मास, सो वी हैव m इंटू एम। तो क्या गया बताइए? m ये हो गया एल क्यूब, है ना, देखिए पावर 1 एंड दिस इज t-2 अपॉन m स्क्वायर। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? -2, सो वी हैव m-1 एल क्यूब एंड t-2। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ मिसिंग सा लग रहा है मुझे इसमें, m(l3 t-2). ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता होगी यार, 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज टाइम पीरियड? टी, तो 1 अपॉन टी विच मीन्स वी हैव टी -1, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड देन वी हैव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये भी कुछ नया सा आ गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे यार, प्लैंक, है ना। इनके बारे में आप सुनोगे, इन्होंने पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पे बहुत सारा काम किया है। फिजिक्स की ब्रांच होती है क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, जो हम लोग ये पढ़ते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स होती है, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें होती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और बड़े खतरनाक से काम किए हैं प्लैंक ने। तो इन्हीं के नाम पे क्वांटिटी है, सॉरी कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। फॉर्मूला बताना पड़ेगा आपको, तो फॉर्मूले की थोड़ी आपको कहानी बतानी पड़ेगी। तो अभी आप पढ़ेंगे इन क्लास 12 दैट लाइट वैसे एक वेव होती है ना, बट लाइट में एक पार्टिकल बिहेवियर भी होता है। लाइट इज ए पार्टिकल, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे भी, लाइट इज ए पार्टिकल, ये समझिए आपकी, उसमें वेव नेचर भी होता है और एक उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। तो जो लाइट कहीं जा रही होती है, सपोज कि अगर लाइट कहीं जा रही है ना ऐसे ऐसे, तो हम एज्यूम करते हैं कि लाइट में एनर्जी पैकेट्स होते हैं। मतलब लाइट में ये एक एनर्जी का पैकेट था, फिर ऐसे, मतलब लाइट कहीं जा रही है तो पीछे मतलब उसमें वो आ रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसे समझिए आप। तो लाइट को पार्टिकल एज्यूम करते हैं, एंड एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई एच न्यू। व्हाट इज न्यू? इसको हम न्यू बोलते हैं, न्यू, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ई हो गई उसकी एनर्जी, ठीक है। तो इसको फोटोन वर्ड भी यूज़ करते हैं। लाइट इज़ अ पार्टिकल विच इज़ कॉल्ड फोटोन। ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और 12th में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। बट अभी मैं डायमेंशन में मैं फिर बोल रहा हूँ यार, मैं रटना है, फॉर्मूले याद करने। ई इज़ एच न्यू, तो व्हाट इज़ एच? ई बाई न्यू। व्हाट इज़ ई? ई इज़ एनर्जी। अब एनर्जी आपको याद होनी चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो हमारी पोटेंशियल काइनेटिक थी, मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको नहीं याद है तो आपको दोबारा निकालना पड़ेगा। दिस इज़ एनर्जी अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी आई? t-1। ऊपर जाके कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर, ये -2 है, जाके ऊपर +1 होगा, तो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री? इफ वी हैव साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो आपको याद होगा कि साइन थीटा में क्या होता है? ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? दिस इज लेंथ, एंड व्हाट इज हाइपोटेनस? दिस इज लेंथ, सो एल अपॉन एल इज एल पावर 0। क्या बोलेंगे कि व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इन फैक्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस, क्योंकि सब में लेंथ अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर
डायमेंशनलेस। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ऑल आर डायमेंशनलेस, क्योंकि सब में रेशियो क्या होता है, हाइट अपॉन हाइट। अब मैं सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, जो कि मैं भी आपको डिराइव नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया है ना। तो व्हाट इज़ एंगल, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी जैसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एंड यू विल लर्न आफ्टर 2 or 3 लेक्चर्स। एंगल इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वाई मैं आपको बता दूंगा, बट दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे अभी जो हमने डिस्कस किए हैं, और इनको आप कहीं बहुत ढंग से नोट्स बना लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इज़ी और टफ। तो जहाँ से मैंने स्ट्रेन से बताया ना, स्ट्रेन से लेके आगे तक ये सब आएंगी, और कुछ क्वांटिटीज रह गई होंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा अभी, है ना। चलिए, ये तो हो गई हमारी बेसिक डायमेंशंस जो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए बहुत ढंग से, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट और ये सब, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले, मैंने इस पर डबल स्टार लगा रखे हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, है ना। देखिए सारी क्वांटिटीज़ को ना टोटल हम उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। क्वांटिटीज़ वेरिएबल होती हैं, एंड वी हैव डायमेंशनल वेरिएबल। इस पे भी स्कूल में क्वेश्चन बनता है, जेई में तो नहीं बनता है, पूछ लेता है कि व्हाट आर डायमेंशनल वेरिएबल, है ना। जैसे एरिया वॉल्यूम, इनकी सभी डायमेंशंस होती है ना, एरिया की भी होती है, वॉल्यूम की भी होती है ना। फोर्स, प्रेशर, इन सब की डायमेंशंस होती हैं, और ये क्वांटिटीज़ वेरिएबल होती हैं ना, ये सब चेंज कर सकती हैं, तो दीज आर डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है। एंड सम क्वांटिटीज आर नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, कि आपके स्कूल में क्वेश्चंस बनते हैं, लिखने को आता है कि राइट टू नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल मतलब एक क्वांटिटी विच इज़ वेरिएबल बट हैविंग नो डायमेंशंस, उसकी डायमेंशंस नहीं है। तो अभी हमने देखा है रिलेटिव डेंसिटी, है ना, और हमने क्या देखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों बातें सेम होती हैं ना, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों बातें सेम होती है। कि अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट करते रहिएगा, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बहुत छोटा लिखते हो आप, दिखता नहीं है, बट जो भी मैं लिखता हूँ मतलब मैं साथ में बोलता रहता हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्ट्रेन। अभी हमने देखा ना स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेन भी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्वांटिटीज, और एंगल तुम भूल ही गए, ये सारी हमारी क्वांटिटीज कैसी हैं, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, ओके। एंड देन वी हैव डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू मतलब वो है तो कांस्टेंट बट दे हैव डायमेंशंस। जी, अभी देखना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये सब क्या बताइए, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब कैसे कांस्टेंट है, ये सब हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट। एंड देन वी हैव नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर्मूले में कोई नंबर आ गया ना, हाफ mv², तो उसमें हाफ आ गया, दैट इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो नंबर्स होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, पाई हो गया, दीज आर नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो इस लेक्चर को थोड़ा आप एक बार दोबारा से देखिए, और इनको सारे नोट्स बनाइए आप, और आसान सा था, बस आपको लास्ट में थोड़ा रटना है, ठीक है। सारी क्वांटिटीज़ को आप रट लीजिए, और आगे फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डायमेंशंस के बेसिकली एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अभी तो हमने डायमेंशन निकाली ना, है ना, तो इनके बहुत अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं, और आपको पता चलेगा कि आप इनसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हो डायमेंशंस की हेल्प से। बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के, उनको आप
बहुत इजीली समझ सकते हो, शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उसी को देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।